हेलो बच्चों, यदि आप 12th पास हैं या अपेयरिंग में हैं तो ऐसे बच्चों के दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता है कि आफ्टर 12th आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें। अगर एडमिशन होगा भी, क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है या फिर डायरेक्ट मार्क्स बेसिस आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी बातें करें कि ये सीयूटी आखिर क्या है। क्या जिन बच्चों ने सीयूटी नहीं दिया है, क्या इसके ब्याह पे वो आगे एडमिशन ले सकते हैं या फिर आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यूस करें। तो हम इन्हीं सारी बातों पर वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं कि आफ्टर 12th आप कैसे किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा उसके लिए अगर मैं बात कर लूँ तो देखिएगा, जैसे आप 12th पास हैं या 12th अपेयरिंग हैं तो इस केस में क्या है कि अगर इसके बाद अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। बगैर एंट्रेंस टेस्ट का देखिएगा, एक एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है। अब ये टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है, तो फिर यहाँ पे अलग अलग बातें होती हैं। तो जरा देखो बेटा, अगर मैं एंट्रेंस टेस्ट की बात करूँ तो ये एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी कराती है। जितने भी यूनिवर्सिटी है अपना अपना सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट करा सकती है। देखिएगा इसके अंदर और यूनिवर्सिटी के बाद में इन्हें बताया गया है कि अगर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कराती है तो सही। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं दिल्ली की रिगार्डिंग कर दूं, जेएनयू हो गया, जामिया हो गया। उसके अलावा अगर मैं आईपीयू यूनिवर्सिटी की बात करूं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, गुरु गोविंद सिंह, ये लोग अपना सेल्फ टेस्ट कराते हैं। देखिएगा जो कि अपने अपने नाम से जाना जाता है, जैसे आईपीयू सेट, जेएनयू टेट, वो अलग अलग के नाम से जाता है। लेकिन इन सभी को कॉमन बनाकर याद रखना बेटा, अगर बाय द वे आपने किसी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर टेस्ट आपने नहीं दिया तो इन सब को एक जगह लाकर एक नया टेस्ट बनाया गया है जिसका नाम है CUET। क्लियर बेटा? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब देखिएगा आज के डेट में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसको अपना सेल्फ डिसीजन करने का तरीका दिया गया है सेंट्रल कहते हैं एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि आप अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे बच्चा आपके एंट्रेंस टेस्ट को नहीं देता है तो उन्होंने एक पूरा कंबाइंड ऑल ओवर इंडिया के लिए उन्होंने एक कॉमन टेस्ट बना दिया जिसका नाम ही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीजी के लिए भी होता है एज इट इज। लेकिन हम बेसिकली बात करने वाले हैं CUET यूजी के रिगार्डिंग। यानी अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि आफ्टर 12th अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशन है कि या तो एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी है। अगर दिल्ली के बिहार पे बात करें तो जेएनयू, जामिया, आईपीई के लिए आपका पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट है। और भी यूनिवर्सिटी कराती है, जैसे BHU भी कराती है अपनी, और KU यूनिवर्सिटी कराती है, और भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो कराती है। लेकिन 2022 में अलग अलग यूनिवर्सिटी में लोग, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आप दिल्ली से हैं, कभी आईपीयू का कब फॉर्म निकला, जेएनयू का कब फॉर्म निकला, बच्चे भूल जाया करते हैं क्योंकि 12th स्टैंडर्ड बच्चे होते हैं, उनके बोर्ड के साथ इन बातों पे ध्यान रखना काफ़ी दिक्कतें आती है बच्चों को। तो वो क्या, तब इसी पे 2022 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर बाय द वे अगर आप ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो आप इनका कॉमन यूनिवर्सिटी CUET का एग्जाम दे दीजिए, जिसके थ्रू जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इसके अंदर आते हैं, जितने भी सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस एग्ज़ाम के मार्क्स के बिहाफ पे आप इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देते हैं तो आप CUET दे के एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अब दूसरा केस होता है कि अगर आपने इनमें से कोई भी आपने टेस्ट नहीं दिया तो क्या आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते? तो बेटा इसके भी है। अगर 12th के बाद, देखिए हर एक बातों पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ध्यान समझना। एक तरीका ये है कि आप कोई ना कोई एंट्रेंस टेस्ट दे दीजिए। एंट्रेंस टेस्ट मैंने बता दिया, जो कि अगर अच्छे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो बेटा एंट्रेंस टेस्ट लेके ही आपका एडमिशन लेंगी। एंट्रेंस टेस्ट के रूप में या तो यूनिवर्सिटी का खुद दे दो या तो आप CUET दे दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर बाय द वे आपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाए, कोई भी नहीं दे पाए, तो क्या आप आगे की पढ़ाई अंडर ग्रेजुएट में नहीं ले सकते एडमिशन? तो ले सकते हैं। इसका एक तरीका है, या तो ओपन से करना चाहते हैं, दिल्ली के बिहार पे बात करें तो DU/SOL का ले सकते हैं या फिर IGNOU का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए, ये तो मैंने बात बताया कि अगर ओपन से करना चाहे तो अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है तो आप इससे कर सकते हैं। लेकिन ये सभी जो है ये ओपन से आपका कोर्स होगा और
बेसिकली मैं आपको बताऊं तो बेटा आफ्टर 12th के बाद मिनिमम एटलीस्ट कम से कम आपको ग्रेजुएशन वगैरह है ना रेगुलर से करना चाहिए, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट में यकीन मानिए हर एक साल लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे टेस्ट वगैरह एग्जाम वगैरह में कहीं कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी मना कर देते हैं कि आप रेगुलर वाले ही बच्चे फॉर्म भरिए, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल SOL वगैरह में ना जाके रेगुलर करने की कोशिश करें। तो फिर आपके दिमाग में अपने यहाँ एक बात खड़ा हो जाता है कि सर अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया नहीं, CUT दिया नहीं, तो और SOL में लेना नहीं चाहते तो एडमिशन कैसे कराएं? तो देखिए बेटा कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, मैंने कहा बहुत सारी, CUT के अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी ही आए। जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो चाहती है कि CUT से भी एडमिशन ले वो इसके अंदर इसके मार्क्स को अपना सकती है। लेकिन अब आप कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट के जो भी यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान की बात कर लूँ, MP, UP, बिहार, जो लोकल यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अपने लोकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, UG के लिए, तो इस केस में आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। अगर गवर्नमेंट कहती है वहाँ के, उसमें सिर्फ आपके 12th के मार्क्स बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे राजस्थान के भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, UP का ही है, तो वो CUT के अंदर नहीं, वो लोकल यूनिवर्सिटी सब है, तो वहाँ पे वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो अपने स्टेट्स के लोकल होते हैं, तो 12th बेसिस के मार्क्स पे वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, DU के रिगार्डिंग इतनी बातें आ गई। तो आपको ये हर एक बातें समझ में आ गया कि आफ्टर 12th आप किस तरह से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या तो एंट्रेंस टेस्ट देकर, एंट्रेंस टेस्ट भी या तो सेल्फ यूनिवर्सिटी का या तो CUT दे देते हैं, या फिर ओपन से ले लो, जो मैं आपको फिलहाल मना ही कर रहा हूँ कि जितना मैंने चीज़ों को देखा है बेटा, इतने सारे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस और CUT की जितना मैं बारीकी से जानता हूँ और बच्चों को क्वालिफिकेशन के हिसाब से, फिलहाल कम से कम ग्रेजुएशन बच्चों को एटलीस्ट रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद आप 21 के तक हो जाते हैं तो तब यहाँ पर अगर ओपन से करते हैं तो गवर्नमेंट को ये कह पाएंगे कि मैं किसी जॉब में था इस कारण से रेगुलर नहीं कर पाया। लेकिन आफ्टर 12th अगर आप कहते हैं कि मैं जॉब की थी, ऐसे ऐसे, तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं। चलिए इसको हटा दिए, और बाकी मैंने बता दिया कि लोकल यूनिवर्सिटी में आप अपने मार्क्स बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। चलिएगा, अब हमारा पूरा फोकस है एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि ये अब ये जो है CUET, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऐसे बच्चे जिनको CUET के बारे में पहले ना पता हो, और खासकर पेरेंट्स वगैरह के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मानी जाती है कि आखिर ये है क्या। तो देखिए बेटा, अब मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। CUET की अगर मैं बात कर लूँ, CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके अंदर लगभग आज के डेट में 40 या 50 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जुड़े हुए हैं, जो ये कहती है कि आप CUET का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन सब में आप इसके मार्क्स बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए, ये तो हो गया आपका इसका क्राइटेरिया, ये क्या कहता है। तो अब आइए, अब मैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता हूँ, तो जरा देख लीजिए इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या कहता है। आइए देखो बेटा, अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही सिंपल उन्होंने बनाया हुआ है, ये देख लीजिए। लो, हाँ, इसका फॉर्म के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, इसके अगर फॉर्म की बात करें तो ये सारे CUET का फॉर्म जो है, सारे स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं उसको ध्यान में देखते हुए इसके एग्जाम डेट और इसके फॉर्म को निकाला जाता है। ये आपको पता है मोस्टली फरवरी लास्ट और मार्च तक के बीच में हमारे जितने भी बोर्ड्स हैं हिंदुस्तान में, उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से ये हर एक साल निकालते हैं। मार्च में इनके फॉर्म एप्लीकेशन निकाले जाते हैं, दिया गया है, और 23 मार्च तक आपको टाइम दिया जाता है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा तो हाँ, यहाँ पे कुछ करेक्शन भी होता है। अब वो कई बच्चे होते हैं कि फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट में ये प्रावधान रखी हुई है कि कुछ बच्चे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड बच्चे होते हैं, उनको बहुत सारे, मैं आए दिन देखता हूँ कि बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं इसलिए मैं ऐसे बच्चों को मैं अपने अंडर गाइडेंस में आके उनसे फॉर्म भरवाता हूँ, सारी चीज़ें देखा हूँ कि छोटी भी गलतियाँ, छोटी सी बारीक गलतियाँ भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। देखिएगा, अब इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह है, लेकिन लास्ट टाइम की बात कर लूँ 25 की, ये 8 से मई यानी कि मार्च में फॉर्म निकलेगा। आपके पास पढ़ने का समय मार्च अप्रैल मई, लगभग मार्च अप्रैल 2 से 2.5 महीने का समय आपके पास मिलता है, जिसके CUET की तैयारी करना की जाता है। उसके बाद रिजल्ट होगा डिक्लेयर। आ गई। अब बात करें कि इसके, ये तो मैंने एग्जाम देना, हाँ ठीक भी देख लो जरा सा। देखो बेटा, अब यहाँ पे जो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो इसके लिए मिनिमम 3 सब्जेक्ट, अब ये 3 सब्जेक्ट क्या है आगे इसी बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। जो मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 डोमेन का 1000 रुपये, 900, 800 और 45 आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी NRI वगैरह है उनके लिए।
और बाकी यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट क्या है जिसका 400 375 है, ये आपको अभी एग्जामिनेशन पैटर्न में पता चलेगा। यहाँ से आपको मोर एंड लेस ये समझना है कि आपको जनरल कैटेगरी से है तो मिनिमम 1000 रुपये आपको इसके फॉर्म के लिए देना। ये है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसे मैं थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि आप जैसे CUT का, देखो बेटा मैं सिंपल बता रहा हूँ, देखो जैसे आप इस केस में लो, जैसे मैं यहाँ पे CUT के एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो सिंपल समझो ये 3 लेवल पे होने वाला है। पहले को बोला जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास लैंग्वेज लेना है। ये लैंग्वेज कौन सा लेना है ये देखिएगा, इसके अंदर 2 अलग अलग लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। आप इंडियन लैंग्वेज की बात करेंगे, इसके अंदर 13 इंडियन लैंग्वेज दिया गया है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज लेंगे। उन्हीं बात को यहाँ बोला गया है कि यहाँ देखिए टोटल सब्जेक्ट में से आपके पास यहाँ है 13 इंडियन लैंग्वेज और 23 स्पेसिफिक अलग लैंग्वेज होता है। अब इस 13 लैंग्वेज में से जैसे आप हिंदी, इंग्लिश अलग अलग हैं, उनके हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं। क्लियर है? देखना, देखो मैंने कहा था पहला लैंग्वेज होता है, जैसे मैंने पहला लैंग्वेज ले लिया इंग्लिश, जो भी मर्जी हो आप ले लो। अब इसके इंग्लिश की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका एक सेपरेट एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं न्यू पैटर्न के हिसाब से। हर एक से आपके पास 5 मार्क्स का होगा, यानी 250 मार्क्स का आप एग्जाम देंगे। ये सेक्शन 1 होता है। सेक्शन ए जिसको कंपलसरी माना गया है आपको CUT के लिए, वही चीज़ें बोला गया है इसके अंदर कि टोटल जो सब्जेक्ट है 13 लैंग्वेज 23 डोमेन ये है। तो अब देखिएगा यहाँ पे पहला चीज़ बोला गया है, ये देखना सिलेबस को अगर बात की, यही बोला गया लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कम्प्रहेंशन। इसके अंदर जो होगा, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो वही सेक्शन ए है, ये वाला सेक्शन ए का पार्ट है ये लो, जिसके अंदर आपके पास कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, कम्प्रहेंशन होगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये 50 क्वेश्चन का ये वाला होगा। अब दूसरी बात करें जिसको बोला जाता है बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करें, यहाँ आता है डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, डोमेन। डोमेन कहने का मतलब है आपने 12th बोर्ड में जो भी सब्जेक्ट से आपने 12th करी है, जैसे मान लो आपने कॉमर्स से किया है, तो आप अकाउंट ले सकते हैं, BST हो गया, इको हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इनमें से कोई 3 ले सकते हैं आप। इसके सिलेबस के क्राइटेरिया के हिसाब से देखिएगा, ये बोला गया डोमेन सब्जेक्ट एज पर द NCERT लेवल। इनमें से कोई 3 डोमेन मिनिमम, देखिएगा मिनिमम 3 लेने की बात करता है ये बात, समझे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस में क्या आएगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी कुछ लेना चाहिए। IP ले सकते हैं, जो इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है जिसको कंप्यूटर साइंस कहते हैं, आप इसका ले सकते हैं। आज जैसे SST की बात कर लीजिए, SST के अंदर बात करें तो जिसके अंदर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको बहुत सारे हैं, तो आप 3 डोमेन लेंगे और वो डोमेन जो है आप उन्हीं सब्जेक्ट को डोमेन बनाएंगे जो आपके 12th के बोर्ड में, यानी जिससे आपने एग्जाम दिया, जिससे आप पास करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि 12th का बोर्ड का एग्जाम में आपने साइंस का था, आपने यहाँ पे आर्ट्स ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। बात समझे, ये चीज़ें ध्यान में लेकर चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने। तो 3 डोमेन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये मैथ है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है। क्लियर है? अब तीनों डोमेन से मिनिमम 50, 50 और 50 लेंगे और हर एक से 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, यानी अगर बात करें 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, यानी डोमेन का एग्जाम 750 मार्क्स का आपका होने वाला है विथ नेगेटिव। क्लियर है? अब आइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से ये कहता है कि एक लैंग्वेज सेक्शन और एक डोमेन सेक्शन में 3 होना चाहिए, मिनिमम 3। लेकिन आप इस 3 के अलावा अगर आप चौथा लैंग्वेज कोई और डोमेन लेना चाहते हैं, किसी का दिमाग कहता है कि सर मेरे को एक IP भी लेनी है, तो मर्जी आप एग्जाम दे सकते हो, जिससे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। अब यही एग्जाम अलग डोमेन, क्योंकि रिकमेंड है कि आपको 5 सब्जेक्ट एटलीस्ट लेना है, जिसमें एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, अभी मैं बताने वाला हूँ। अगर इसके अलावा अगर आप कोई एक डोमेन एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तो उसके लिए चार्जेस 1000 रुपये प्लस 400 रुपये या 500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। मैं इसी की बात कर रहा था। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर मुझे एक चीज़ बताओ कि हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले ही क्यों? तो बेटा देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके कि मेरा साइंस में हो जाए और साथ साथ मैं चाहता हूँ कंप्यूटर में भी हो जाए, तो मैंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ले लिया और साइंस में कंप्यूटर भी ले लिया। अगर किसी कॉलेज में मेरे को BCA लेना हो या फिर BSc लेना हो, BSc साइंस, कंप्यूटर साइंस या भी, तो उसके लिए कंप्यूटर और मैथ होना या फिजिक्स होना कंपलसरी होता है।
बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि अलग अलग कॉलेज में जाके मैं अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैथ फिजिक्स से मेरे को साइंस मिलेगा, मैं बीएससी साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर में मिल जाए तो वो भी मिल जाएगा मेरे को, तो इससे ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्लियर है? तो ये बात हो जाती है। अब आइए, अब जो तीसरा सेक्शन होता है, देखिएगा तीसरा सेक्शन में अगर मैं बात करूँ सेक्शन सी का, तो बेटा इसको बोलते हैं जीटी, जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो कि नॉर्मली होता है, जिसमें मैथ आते हैं, रीजनिंग आते हैं, जीके जीएस होता है, वो आता है। ये भी आपके पास 50 क्वेश्चन का रहेगा, 5 मार्क्स और 250 मार्क्स है। यानी ओवरऑल बात करें तो देखो यहाँ पे सेक्शन ए है हमारे पास 250, डोमेन है आपके पास 750 और जीटी है आपके पास 250। तो टोटल अगर ओवरऑल बात कर लीजिए तो 1250 मार्क्स का सीयूटी का एग्जाम होने वाला है। ये हमारा काम करता है। यही चीजें यहाँ पे दिया गया है, देखो सिलेबस बोला गया है, आप देख लीजिए, आप यहाँ क्लियर होके देखो। एक लैंग्वेज सेक्शन लेना है, उसका सिलेबस बोला गया। डोमेन में 3 सब्जेक्ट लेना है, मैक्सिमम जितना भी लो आप, आपकी मर्जी है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, मर्जी आपकी। जनरल टेस्ट में आपको देखा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, यही से न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथ बेसिस आपका होने वाला है। चॉइस ऑफ टेस्ट देखिए, कैंडिडेट में है मिनिमम 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, देखो 5 सब्जेक्ट क्या, एक तो लैंग्वेज हो गया, ठीक है, 3 डोमेन हो गए और एक जीटी हो गया। वही चीजें कह रहा है, 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12, यानी कि जिसको आपने क्लास 12 में लिया नहीं था लेकिन उसको लेना पड़ेगा। हाँ, बाकी डोमेन जो है वो 12th बेसिस पे ही लेना है, उसी का आप एग्जाम देंगे। फिर यहाँ पे कई बच्चों का दिमाग खटकता है कि सर अगर मैंने साइंस ले रखा था, 12th से मैंने साइंस की हुई है, ठीक है, लेकिन मैं आगे जाके जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहता हूँ वो आर्ट से करना चाहता हूँ। अब सीयूटी कहती है कि आपने साइंस से अगर 12th किया है तो आप डोमेन तो साइंस ही लेंगे, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन अब एडमिशन भी आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि आपने जिसका एग्जाम दिया है काउंसलिंग आप उसी के रिगार्डिंग करेंगे कि मैथ के रिगार्डिंग, फिजिक्स के रिगार्डिंग, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। लेकिन अब बच्चे कहते हैं सर मेरे को यहाँ तो आर्ट्स पढ़नी है, तो बेटा तब ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और रिवर के आती है कि अगर आपने साइंस से सीयूटी का दिया है बट आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं, ये मैं आपको तो बिल्कुल ले सकते हैं। तब ये सारा प्रक्रिया जो है वो सीयूटी के काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। यानी साइंस वाला भी बच्चा आर्ट्स में जा सकता है या कॉमर्स वाला भी बच्चा आर्ट्स में जा सकता है, बट इसका रिवर्स नहीं होता। साइंस वाले आर्ट्स में आ सकते हैं लेकिन आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मार्क्स बेसिस के भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, आगे डिटेल में बता दूंगा मैं। देखो क्लियर हो गया? अब देखो, अब यहाँ पे अभी जस्ट मैंने कहा था इसमें 5 मार्क्स होगा हर एक में, जैसे 1250 मार्क्स का हो गया, उसमें निगेटिव मार्किंग है 1 आपके पास है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला 50 क्वेश्चन ईच मार्क्स होने वाला, ये वाला आपके पास बता दिया गया है। अब आइए, अब आपने को एक बातें समझ में आ गया कि सीयूटी किस तरह से काम करती हैं, इसके हिसाब से मैंने आपको ये बातें बता दी। लेकिन अब जो चीज़ जानने वाली बात है वो ज़रा देख लीजिएगा, मैं यही समझा देता हूँ आपको, ले लीजिएगा। देखो अब जरा ध्यान समझना बेटा, सीयूटी, रुक जाओ तो बड़ा, देखो सीयूटी कहती है कि आप 3 सेक्शन से एग्जाम देंगे। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें के बता रहा हूं। एक होगा लैंग्वेज का, हाँ अगर आप किसी बच्चों को 13 सब्जेक्ट का इन्होंने सिलेबस दे रखा है, इसका आगे भी मेंशन है, मैं इसे समझा दूंगा। लैंग्वेज 13 में से कोई भी ले सकते हैं, हिंदी है, भारतीय लैंग्वेज, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है और भी चीज़ें हैं, इसका लिस्ट है, ये दिखा नहीं ना, 13 भारतीय लैंग्वेज है। और उसके बाद डोमेन जो होगा, देखना डोमेन जो होगा ये 3 डोमेन होगा, जस्ट अभी मैंने बताया, पहला, दूसरा, तीसरा। और तीसरा होता है जीटी, और इसके अंदर आपके पास मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस होता है। अब बात कर लें इसके क्वेश्चन नंबर के। आप क्वेश्चंस के मैंने क्या कहा, इसके 50 क्वेश्चन, 5 मार्क्स, यानी 250 मार्क्स का आपका एग्जाम यहाँ होगा। इसमें चाहिए तो इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसमें भी 50 क्वेश्चन, सबसे गुना 5 कर लो, गुना 5 गुना 5, ये भी हो गया 250 मार्क्स के, 250 मार्क्स के, 250 मार्क्स के। जीटी भी आपके पास 50 मार्क्स का होगा, 5 और 250 मार्क्स के। अब आप बोलेंगे सर ये बातें रिपीट क्यों कर रही? अब देखो बेटा, अब जो चीज़ें बताने वाला हूँ एकदम ध्यान से समझ लीजिए। सीयूटी बस इन सब का एग्जाम लेती हैं। याद रखिए, सीयूटी की क्राइटेरिया है कि बच्चे एक लैंग्वेज सेक्शन 3 एटलीस्ट 5, ये लिखवाया था ना भी, ये देखो कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट,
क्लियर है, जिनमें से एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीटी होना चाहिए। लेकिन अब आइए, अब सीयूटी अब सीयूटी एग्जाम निकाल देने का मकसद नहीं, मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आइए, जैसे सीयूटी का एग्जाम आ जाते हैं, अब यहाँ पे खेल खेलती हैं यूनिवर्सिटियाँ। जितने भी यूनिवर्सिटी जैसे डीयू है, जेएनयू है, जामिया है, आईपी है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, सभी है। अब इन यूनिवर्सिटी को क्या करना है कि जैसे ये टेस्ट हुआ गया, ये टेस्ट क्या हुआ, सेंट्रल टेस्ट हो गया सीयूटी। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी अब किस क्राइटेरिया पे आपका एडमिशन लेगी, इसके लिए ये अपना मार्क्स इन तीनों में से किसी का भी सिलेक्शन कर सकती है। मैंने क्या कहा, जरा सुनिए। सीयूटी कहती है कि आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी चाहती है कि मैं इनमें से किन की अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए किन, चाहे लैंग्वेज का लूँ या किसका लूँ, ये खुद डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी। अपना सीयूटी अपना काम करती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि सीयूटी और यूनिवर्सिटियों को एक ऑटोनोमस कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या फिर उसकी अथॉरिटी है कि सीयूटी अपना एग्जाम कंडक्ट करा देगी। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी आएगी इन एग्जाम में से, चाहे लैंग्वेज, डोमेन और सिटी में से, मैं चाहता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चों का सिलेक्शन मैं लैंग्वेज के मार्क्स से और डोमेन के मार्क्स से करूँ, तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से सिलेक्शन क्राइटेरिया में इनमें से किसी भी मार्क्स का इस्तेमाल कर सकती है। ये बातें समझ में आई बेटा? वही चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्टली जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, एक वीडियो और भी डला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर भी देख लीजिएगा। मैंने वहाँ बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किन किन मार्क्स का इस्तेमाल करती है अपने यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, डीयू जो यूज करती है, ध्यान से रखना, सिर्फ लैंग्वेज का प्लस डोमेन का, ये जीटी के मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करती है मोस्टली कोर्सेज में। हाँ, 1-2 कोर्सेज हैं, उसका लिस्ट है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि मैं इससे और इसका जीटी का मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो वो अब बात बोलेंगे सर आपने इसको फिर हमने दिया क्यों, सीयूटी ने लिया क्यों? तो बेटा अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग काम करती है। अब इसी का कंपैरिजन अगर मैं जेएनयू के साथ करूं तो जेएनयू देखिए बेटा, जेएनयू लैंग्वेज भी लेंगी, डोमेन भी लेती है और प्लस जीटी भी लेती है। अगर आपने जीटी ना दिया होता तो आप डीयू के लिए होते। और बाय द वे, अगर डीयू में खुदा न खास्ता किसी कारण आपका एक आध मार्क्स से रह जाता है और उस मार्क्स के बिहाफ पे अगर जेएनयू में एडमिशन हो रहा होगा, तो अगर आपने जीटी ना दिया होता तो गए काम से। क्लियर है? इसलिए मैं पर्सनली बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप सीयूटी के तीनों फॉर्मेट में एग्जाम दे दीजिए, लैंग्वेज का भी, डोमेन का भी और जीटी का भी, समझे? फिर अगर मैं जामिया की बात करता हूं, आईपी की बात करता हूं, तो अपने अपने क्राइटेरिया, जैसे बीएचयू की बात करें तो बीएचयू जो है वो सिर्फ जीटी के मार्क्स को सेलेक्ट करती है, इन दोनों के मार्क्स को नहीं देखती। तो मेरे कहने का मतलब है सीयूटी एक बस संस्था है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है अपने हिसाब से, लेकिन यूनिवर्सिटी किस किस क्राइटेरिया से आपका एडमिशन लेगी इस बात का डिसीजन सीयूटी नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी को अपना सेल्फ डिसीजन लेने का उन्होंने कह रखा है कि मैं तो एग्जाम ले चुका हूं, आपको जिनमें से जो मर्जी है उस मार्क्स को सिलेक्ट कर लीजिए। यानी सीयूडीयू के हिसाब से बात करें तो 3 डोमेन और ये हो गए आपके 750 और ये 250, तो ये सिर्फ 1000 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन लेगी, लेकिन जेएनयू जो है वो 1250 पे आती है। अब समझ में आया? क्लियर है? तो ये मैंने आपको सीयूटी और दिल्ली यूनिवर्सिटियों के बीच का गैप जो था ना, जो बच्चे को काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें लगती थी, इन सारी बातों को मैंने आपको समझा दिया कि ये दोनों किस तरह से काम करती है। इतना क्लियर हो गया? अब आइए, अब थोड़ा कंपेयर कर लेता हूँ कि सर उनका क्या, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का इंटरेस्ट लिया है तो उस पर आ जाइए जरा सा। देखो बेटा, अब लो, अभी जैसे डीयू नहीं लेती है, अब जैसे जेएनयू की बात करूँ, सॉरी आईपी की बात कर लेता हूँ, ये लो, जैसे गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो ये आईपीयू सेट का एग्जाम लेती है अपने किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो आईपीयू सेट का एग्जाम लेती है। और साथ साथ आईपी कहती है, आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी कहती है कि मैं सीयूटी के भी थ्रू आपका एडमिशन ले सकता हूँ। तब कई बच्चे कहेंगे क्या सर दोनों देना जरूरी है? तो बेटा यहाँ पे आंसर में आपको बात बताऊं तो हाँ भी है ना भी है। देखो यहाँ पे अब आईपीयू जो अलग अलग यूनिवर्सिटी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे तो सबका अलग अलग है, एक के बिहाफ पे आप सब समझ सकते हैं। अगर मैं आईपीयू सेट की बात करता हूँ, सीयूटी, इसका एग्जाम सीयूटी, आईपीयू सेट का एग्जाम सीयूटी से पहले होता है। पहली बात, किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है वो सीयूटी ने पहले सीयूटी से पहले ले लिया। अब ये इसके जो
नोटिफिकेशन है या फिर उसका गाइडलाइंस है, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे कॉलेज हैं और यहाँ से जैसे मान लिया जाए 3-4 कॉलेज हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, इसमें 100 का इंटेक है, इसमें 120 का है, इसमें 50 है। अगर ये सीटें अगर आईपीयू सेट के एग्जाम से पूरा कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे 100 के 100 आ गए, 120 आ गए, तो वो आप सीयूटी के मार्क्स पे अब इसके यहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आया? इसलिए मैंने कहा दोनों को देना कंपलसरी भी होता है, काफ़ी बेहतर है। मैंने कहा कि अगर उन्होंने आईपीयू के हिसाब से बात करूं तो आईपीयू सेट ने अपना पूरा एग्जाम ले लिया, ठीक है, और उनका उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थे, किसी कॉलेज में 100, 120 और इतना इंटेक सीट था, और उसके आईपीयू सेट के ही एग्जाम के मार्क्स बेसिस में ये सारी सीटें फुल हो गई, तो आपके सीयूटी के मार्क्स को वो नहीं लेंगी। इस बात को क्लियर कट करके उन्होंने इसके लिए गाइडलाइन बनाई हुई है। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, कंपैरिजन है उसमें, आप देख लीजिएगा, उसको भी बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अब बात करेंगे सर अगर इन्होंने इतना भर लिया तो सीयूटी का क्या काम? ये तो दिखावे के लिए, बेटा दिखावे के लिए नहीं है। मोस्टली हर एक केस में होता है कि जैसे मैंने कहा एक कॉलेज के पास 120 सीट थी इंटेक, किसी में 150 का है, किसी में ये है, ये अलग अलग कॉलेज है अगर आईपी यूनिवर्सिटी का। तो अगर इनके बाद कोई सीट बच जाती है, ध्यान रखना, जैसे बाद में मान लो इसमें 20 सीट बच गए, इसमें 50 सीट बच गए, इसमें 10 सीट बच गए, तब ऐसे सीटों को फिर वो सीयूटी के मार्क्स के बेसिस का इस्तेमाल करती हैं, जैसे ये हर एक यूनिवर्सिटी का होता है, तो अपने सीयूटी के मार्क्स बेसिस पे आपको एडमिशन वो ले सकती है। क्लियर है? और ऐसा ही होता है, इसलिए आपका यूनिवर्सिटी टेस्ट भी वैलिड होता है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप दोनों भर लीजिए, क्योंकि देखना बेटा, एक वीडियो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि सर अगर जिनका नहीं हो पाया, अगर सर बेटा बताऊँ, बहुत सारे बच्चों को ढंग से जानकारी नहीं हो पाती हैं, तो चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इवन पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं इसे, तो मैं, और इस चक्कर में क्या होता है, गैप हो जाता है। तो बेटा मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि गैप ना करें। जितना मैंने देखा है बच्चों का सिलेक्शन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ अपने यहाँ स्पेशलाइजेशन है सीयूटी के लिए, कि गैप होने से ना ये लाइफ टाइम आपके डिग्री में लग जाएगा कि ये गैप था। आप इसीलिए चीज़ से बचने के लिए जितने भी इंटरेस्ट हैं आप बिल्कुल दे दीजिए, आपको वह कि बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपको तब वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग के राउंड के, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे काउंसलिंग के राउंड होते हैं, वो सारी बातें बता दूंगा। तो यहाँ से बचने का एक तरीका ये है कि आपका ईयर गैप ना हो या फिर साल के गैप ना हो, तो आप जो यूनिवर्सिटी का अपना जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनका जो अपना एंट्रेंस होता है, आप उसका भी फॉर्म फिल कर लीजिए, साथ साथ सीयूटी का भी फॉर्म भर लीजिए। क्लियर है? इससे क्या होगा कि आपको बचाव हो जाएगा, कि आपका ईयर गैप नहीं होगा, आप उसी मार्क्स बेसिस पे बेहतर से बेहतर मार्क्स ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेटा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दिया, जो 12th बच्चों के दिमाग, 12th बच्चे जो हैं या फिर पेयरिंग है, उनके दिमाग में जो कन्फ्यूजन होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। अब बात करें सर इसकी तैयारी कब करें, तो देखो बेटा, मोस्टली इसकी तैयारी करने की अगर मैं बात बताऊँ तो जब आप 12th में होते हैं उस समय ही आप देखो, डोमेन वगैरह तो चलो मेंशन हो जाता है, लेकिन जब आप बात करते हैं जीटी वगैरह के कहीं पर भी, तो चीज़ें दिक्कत आती है। तो 12th के आफ्टर, जैसे 11th से पास आउट होके गए आप 12th में, तो इसके साथ ही पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन जो इन बच्चों ने नहीं करा, अब क्या, अब तो टाइम भी नहीं है, तो आप क्या करो, जैसे आपका 12th बोर्ड कंप्लीट होता है ना बेटा, तो इसके साथ तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अपने पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे 12th बोर्ड होता है जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स चलाते हैं लगभग 5 से 6 घंटों का एक साथ, जहाँ पे हम बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं कि बच्चों का यहीं रहना होता है, हर एक डाउट्स वगैरह लाइब्रेरी में बिठा के हम लोग करते हैं, जिसमें हर एक साल बच्चों लगभग काफ़ी से सैकड़ों हंड्रेड्स बच्चे मेरे पास यहाँ आते पढ़ने के लिए। और दिल्ली की बात करूँ, DU, JNU, जामिया, IP में मैं एडमिशन करवाता हूँ। यहाँ फॉर्म भरने के साथ साथ पूरा फॉर्म जो आपका काउंसलिंग का सारा गाइडलाइंस हमारी तरफ से होता है बच्चों को, कि पेरेंट्स को इसमें प्रॉब्लम ना आए, बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे, उसमें गलतियाँ ना हो, अगर गलतियाँ हो भी जाती तो कैसे सुधारें, इसके ना। तो इसी रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँ तो इसके रिगार्डिंग हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है जो क्रैश कोर्स के नाम से जानी जा रही हैं। तो किसी बच्चों को अगर इनसे जुड़ना हो तो हमारे पास बेटा स्पेशलाइजेशन है CUT के, और इसके साथ आपको बेहतर फैकल्टी मिलेंगी, साथ साथ इसके साथ असाइनमेंट, नोट, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब चीज़ टू द पॉइंट CUT के हिसाब से बनाई गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और इसी के लिए हम लोग इसके साथ मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम में से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आचार्य एडुकेयर, GTV नगर, दिल्ली से। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ एक नई चीज़ों को लेके आएंगे, और CUT या फिर
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जितने भी इंट्रेंस है उसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू।